अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 13 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के बारे में। इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी बट उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी, तो वो वीडियो डिलीट करके मैं क्लास नंबर 17 के बाद ये वीडियो फिर से अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो अनइनफॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम है बीएफएस और डीएफएस की तरह, बट ये उन दोनों से डिफरेंट है। किस तरह से कि बीएफएस और डीएफएस आप अनवेटेड ग्राफ्स में यूज करते हैं। अनवेटेड ग्राफ्स ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें एजेस की कॉस्ट बराबर होती है, तो इसलिए हम उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते ग्राफ में। जबकि वेटेड ग्राफ्स इस तरह की ग्राफ्स होती हैं जिनमें एजेस की कॉस्ट डिफरेंट होता है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च वेटेड ग्राफ्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च प्रायोरिटी क्यू का यूज करके अपनी सर्चिंग परफॉर्म करता है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो इसको हमने प्योर ट्री फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया। मैंने बीएफएस और डीएफएस में सिखाया था कि ट्री फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बट वो प्योर ट्री फॉर्म नहीं था, क्योंकि उसमें मैंने ये कहा था कि एक नोड है, अगर आप उसको ट्री में ड्रॉ कर चुके हैं और उस तक किसी और नोड से भी एज आ रही है, तो आप नोड दोबारा ड्रॉ ना करें, एज ड्रॉ करें। ठीक है, लेकिन वो चीज़ समटाइम्स ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें एक नोड की तरफ बहुत सारे एजेस आ रहे होते हैं, तो उनमें विजुअलाइज करने में उतनी ही डिफिकल्टी होगी। तो जिसकी वजह से आप ये कर सकते हैं कि आप नोड्स को दोबारा ड्रॉ कर लें। जैसे कि आप यहाँ देखें कि जी तक 3 एजेस आ रही थी और मैंने जी को 3 दफ़ा ड्रॉ किया है, तो ये प्योर ट्री फॉर्म बन गया है। तो इसको विजुअलाइज करना बहुत ईजी रहता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो आप आज से ये तरीका फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं सोर्स नोड से। अब हमने प्रायोरिटीज किस तरह से असाइन करनी है, क्वेश्चन ये आता है। तो प्रायोरिटीज असाइन करने के लिए आपको एक कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि सोर्स नोड से आपके करंट नोड तक की कॉस्ट होती है। वो किस तरह करेंगे वो आप आगे सर्चिंग में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सोर्स नोड को क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। सोर्स नोड पहला नोड है, तो मोस्टली इसका कॉस्ट हम 0 ही कंसीडर करते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में आपने सोर्स नोड को इंसर्ट कर लिया। अब सोर्स नोड को आप प्रायोरिटी क्यू से रिमूव करेंगे, विजिटेड में इंसर्ट करेंगे। विजिटेड का नोड का लिस्ट आप क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप अवॉइड करना चाहते हैं एक नोड को बार बार विजिट करने से। ठीक है, तो अब हमने सोर्स नोड को रिमूव किया। अब उसके चाइल्ड नोड्स या नेबर नोड या एडजेसेंट नोड कुछ भी कह लें, कौन है, ए और बी। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? एस ए है हमारे पास 1 और एस बी है हमारे पास 4, जिसका क्या मतलब है कि ए की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आप ए को पहले इंसर्ट करेंगे, फिर आप बी को इंसर्ट करेंगे। अब हम ए को रिमूव करेंगे, विजिटेड में इंसर्ट कर देंगे। तो हमने ए को विजिट कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ कि हम ए को विजिट कर चुके हैं। ठीक है, अब ए के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो कौन है, सी और डी। तो अब हमने कॉस्ट कैलकुलेट करना है एस से सी तक का। ठीक है, एस से ए तक का कॉस्ट था 1 और ए से सी तक 3 है, तो यानी कि एस से सी तक हमारे पास क्या कॉस्ट बन रही है, 4। तो हमारे पास एस ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, 4। और एस से डी तक का कॉस्ट क्या है, 1 + 2 3। एस ए डी का कॉस्ट हमारे पास आ गया 3। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम सोर्स से करंट नोड तक का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पिछले सारे कॉस्ट को सम करना होता है जस्ट। तो अब आप यहाँ पर देखिए बी भी है हमारे पास। अभी बी बेशक अभी तक विजिट नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी प्रायोरिटी क्यू का ही पार्ट है। अब बात यह है कि हमने डी, सी और बी में से प्रायोरिटी किसको असाइन करनी है, सबसे पहले किसको एंटर करना है। आप डी की प्रायोरिटी चेक करें कि बी और सी से ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट है 3। तो यानी कि क्यू के सबके स्टार्ट में हमारे पास होना चाहिए डी। तो अब हम बी को क्यू से हटा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि क्यू को हम सॉर्ट कर रहे हैं एज इट इज प्रायोरिटी क्यू। तो सॉर्टिंग करके हमने डी को स्टार्ट में पहुंचा दिया क्यू के, और फिर हमारे पास बी और सी में से हमारी मर्जी है कि हम किसको पहले लिखते हैं। अब हम डी को रिमूव करेंगे, विजिटेड में डालेंगे। तो हमने डी विजिट कर लिया, इसलिए यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। अब डी के चाइल्ड नोड्स है हमारे पास एफ और जी। एस से एफ तक का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब हमने एस से डी तक का कॉस्ट क्या था हमारे पास 3,
और डी से एफ तक का कॉस्ट है 4, तो 3 + 4 क्या हुआ 7, तो एस ए डी एफ इज इक्वल टू 7। सिमिलरली एस ए डी जी को कैलकुलेट कर लें, 3 + 3 इज 6। अब हमारे पास बी और सी भी क्यू का हिस्सा ही है, तो सॉर्टिंग में बी और सी अपनी जगह पे ही रहेंगे क्योंकि इनकी प्रायोरिटी एफ और जी से तो ज्यादा है, ठीक है, तो इनको अपनी जगह से नहीं हिलाना, और जी को हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी एफ के कंपैरिजन में। अच्छा, तो अब हमारे पास बी है क्यू के स्टार्ट में, तो बी को रिमूव करेंगे, विजिटेड में इंसर्ट करेंगे। बी से आगे चाइल्ड नोड हमारे पास है जी, तो एस से बी के थ्रू जी का कॉस्ट क्या है, एस बी जी। हम बी को भी विजिट कर चुके हैं इसलिए टिक लगा रही हूँ। एस से बी तक का कॉस्ट है 4 और 4 + 5 इज 9। अब इसकी प्रायोरिटी बाकी सी एफ और इस वाले जी से कम है, ये बाद में दोबारा इंसर्ट हो जाएगा। अब हम जी को 2 दफ़ा इंसर्ट इसलिए कर रहे हैं कि दोनों की कॉस्ट डिफरेंट है, ठीक है, और विजिटेड नोड्स के अरे होने की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं करता दोबारा अगर आप किसी नोड को इंसर्ट करें भी तो। अब हम सी को रिमूव कर रहे हैं, विजिटेड की लिस्ट में डाल रहे हैं। सी से आगे चाइल्ड नोड है ई, तो एस ए सी ई, इसका कॉस्ट क्या है, एस ए सी का कॉस्ट था आपके पास 4 और आप इसको विजिट कर चुके हैं इसलिए टिक लगा दें। 4 + 5 इज 9, तो ये भी एंड पे इंसर्ट होगा जी के बाद, प्रायोरिटी कम होने की वजह से। अब हम जी को रिमूव कर रहे हैं, विजिटेड में इंसर्ट कर रहे हैं। अब जी ही हमारा गोल नोड है, तो इसलिए हम अपनी सर्चिंग स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमने सर्चिंग के दौरान एस ए डी बी सी जी ये सारे नोड्स विजिट किए हैं, पर जरूरी नहीं है कि एस ए डी बी सी जी ही हमारा पाथ हो। सर्चिंग में हम समटाइम्स कुछ नोड एक्स्ट्रा हमें विजिट करने पड़ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन नोड्स के दरमियान हमारा पाथ भी हो। तो अब हमारा फाइनल पाथ क्या आया है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो आप अब चेक करेंगे कि किन के दरमियान डायरेक्ट एजेस है, तो इससे हमारा फाइनल पाथ निकल आएगा। एस से ए तक आप देखें एक डायरेक्ट एज है, राइट, सो एक तो ये पाथ हो गया। ए से डी भी डायरेक्ट एज है, तो यानी कि ये भी पाथ हो गया हमारा। अब डी से बी तक कोई डायरेक्ट एज नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें सर्चिंग में प्रायोरिटी बी की ज्यादा होने की वजह से हमें बी विजिट तो करना पड़ गया, लेकिन ये हमारा पाथ नहीं है, ठीक है। सी भी एक्स्ट्रा हमें विजिट करना पड़ गया है, जबकि ये हमारे पाथ में नहीं आता। अब डी से जी तक का डायरेक्ट पाथ है और जी ही हमारा गोल नोड था, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा सर्चिंग में ऑप्टिमल पाथ आया है सोर्स नोड से गोल नोड तक पहुंचने का, एस ए डी जी विद कॉस्ट 6। अब हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इट इज कंप्लीट। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह ये भी कंप्लीट है, यानी कि ये आपको आपके गोल स्टेट तक जरूर पहुंचाएगा। और इट इज ऑप्टिमल, ये आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेगा, ये आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देगा, बहुत अच्छा पाथ देगा। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, ओ बी की पावर 1 + c स्टेरिक ओवर एप्सिलॉन। जो बी है वो तो आपको पता है कि ये ब्रांचिंग फैक्टर है, यानी कि कितने ब्रांचेस हैं किसी भी ट्री का। अब आप इसमें देखें मैक्सिमम आपके पास हर नोड के 2 ब्रांचेस हैं, तो हम बी फिलहाल 2 ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 2। सी स्टेरिक क्या है यहाँ पे आप देख लें, सी स्टेरिक जो है ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट है। ऑप्टिमल पाथ हमें एंड पे क्या मिला था, एस ए डी जी, उसका कॉस्ट क्या है 6। तो हमारे पास सी स्टेरिक की कॉस्ट क्या हुई 6। और एप्सिलॉन जो है वो लीस्ट कॉस्ट है किसी भी एज का, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट एजेस की डिफरेंट कॉस्ट थी, जिसमें से लीस्ट कॉस्ट क्या है 1 है, तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हुई 1। अब हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की पावर 1 + c स्टेरिक ओवर ई, सी स्टेरिक क्या है 6,
एप्सिलॉन क्या है 1, 6 डिवाइडेड बाई 1 इज 6 और 6 प्लस 1 इज 7 और b क्या था 2 था, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 7। तो ये वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ये बेस्ट केस वगैरह की नहीं है। अगर इस ग्राफ को हमें वर्स्ट केस में ट्रिवर्स करना पड़ता तो उसमें हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना फेस करना पड़ता, जो कि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में सी स्टेरिक का यूज नहीं करते, हम उसमें डेप्थ का यूज करते हैं। तो इस ग्राफ की डेप्थ क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है, तो इस ग्राफ की डेप्थ 4 है। तो अगर आप BFS या DFS से इसको ट्रिवर्स कर रहे होते तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी b की पावर 4 होती, जबकि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर 7 है। लेकिन ये वेटेड ग्राफ है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ने थोड़े से ही टाइम में ट्रिवर्सिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो ये ऐसे ग्राफ्स के लिए यूजफुल हैं। अगर ये अनवेटेड ग्राफ होती तो इसको 2 रेज़ टू पावर 7 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च को 2 रेज़ टू पावर 4 फेस करनी पड़ती, या डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी 2 रेज़ टू पावर 4 ही फेस करनी पड़ती, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलरली बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसीलिए आपने ये बात याद रख लेनी है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को आप अनवेटेड ग्राफ्स में यूज़ नहीं करेंगे टाइम और स्पेस बचाने के लिए अपना, इसको आप हमेशा वेटेड ग्राफ्स में ही यूज़ करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप इसका यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें सी स्टेरिक की वैल्यू थी हमारे पास 6, एप्सिलॉन की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यानी कि हमें 3 स्टेप्स में अपने सोर्स नोड से गोल नोड तक पहुंचने का पाथ मिल चुका है। नंबर ऑफ स्टेप्स हमें सिर्फ 3 लेने पड़े। यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, एस से ए तक 1 स्टेप हुआ, ए से डी 2 और डी से जी तक 3 स्टेप्स, यानी कि 3 स्टेप्स में आप अपने गोल नोड तक पहुंच चुके थे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का यूज करके इस ग्राफ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।